नमस्कार दोस्तों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन सोल्व करते हैं सामाजिक विज्ञान वाला विषय का सीटेट 2019 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसको आज अपन सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्सव पर्वत है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर विलोक माउंटेन्स। विलोक माउंटेन्स का उदाहरण इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत, दूसरा अपलेशियन पर्वत, तीसरा यूरल पर्वत और वोसजेस पर्वत। तो ये वोसजेस पर्वत इसका उदाहरण है विलोक माउंटेन का। ठीक है, इसके बात करते हैं। विलोक पर्वत तब बनते हैं, कब बनते हैं विलोक पर्वत? तब बनते जब पृथ्वी से बड़े क्षेत्र या विलोक लंबवत रूप से टूटते तथा विस्थापित हो जाते हैं। और ऊपर उठे विलोकों को उल्खंड पर्वत कहा जाता है और निचले विलोकों को ग्रोवेन कहा जाता है। इस तरह के होते हैं, कहीं ऊपर उठा हुआ कहीं नीचे उठा हुआ, इस तरह। ठीक है। द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली घाटी का निचला हिस्सा ग्रोवेन है। यूरोप में बोसगस पर्वत विलोक पर्वत का एक उदाहरण है। यूरोप के बोसगस, ये यूरोप में है, तो यूरोप में बोसगस पर्वत विलोक पर्वत का एक उदाहरण है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। तो देखो, पहले फिर से देखते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, बिल्कुल राइट बात है, ये हम वर्षों से देख रहे हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में, वो इतने ही समय में एक राउंड अपना खुद का घूमता है गोल। तो इसलिए कारण हमको चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो देखिए ऑप्शन में ए और बी दोनों सही और बी सही व्याख्या करता है ए का, यही ऑप्शन इज राइट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 33वां नंबर का क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दी गई ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, आग्नेय और अपसादी सेल उच्च दाब और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। ये बात बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट है, कायांतरित सेल उच्च दाब और दाब के प्रभाव में पिघलकर निर्मित मैग्मा बनाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और संगमरमर एक कायांतरित सेल है, ये बात भी एकदम राइट है। तो इसमें कौन सा है, यानी तीनों ही सही है, ए बी सी तीनों सही है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पर आने पर जल जाते हैं? अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्कापिंड है जो कि एक चट्टान के रूप में आते हैं, जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उल्कापिंड यानी वो चट्टानें कभी किसी के सिर पे नहीं गिरी। वो इसीलिए नहीं गिरी क्योंकि मध्यमंडल में आने पर, वो हमारे मेसोस्फीयर में आने पर वो जल जाती है, वहीं वो जल के वायु में मिल जाती है। तो वो कौन सी परत है? वो हमारी है मध्यमंडल। मध्यमंडल 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 को मेसोस्फीयर भी कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल की तीसरी परत है। ओके दोस्तों, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से, घरों के पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अर्थ से, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। हम देखते हैं लोग अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो लोग ऋतु की सुविधा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये जो ठहरने का स्थान होता है ऋतु के सुविधा के अनुसार या अपनी लोगों की सुविधा के अनुसार किस ऋतु में कौन सी जगह पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये ऋतु प्रवास लोगों के आवागमन से रिलेट करता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं 36वें नंबर के प्रश्न की।
स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, 2 स्टेटमेंट दे रखे, इनको समझते हैं। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। और बी स्टेटमेंट है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनका उदाहरण है। तो देखते हैं दोस्तों क्या बात है। पश्चिमी और पूर्वी हवाएं वे स्थायी हवाएं हैं जो पूरे साल एक विशेष दिशा में चलती है। तो ये बिल्कुल बात सही है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण ये कि निश्चित दिशा में चलती रहती है। तो बोथ आर, दोनों ही ऑप्शन राइट है, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। तो अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है। थर्ड आंसर इज राइट आंसर, इज करेक्ट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। यानी ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के और भूमध्य सागरीय वनस्पति के। तो ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के उदाहरण है, क्योंकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय चारागाह भूमध्य रेखा के दोनों ओर मौजूद होते हैं और कटिबंधों तक विस्तारित है। ठीक है, इस घास के मैदानों को बढ़ने के लिए मध्यम से भी कम मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी बहुत कम वर्षा वाले स्थान पे ये हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के कुछ उदाहरण पूर्वी अफ्रीका के सवाना है। पूर्वी अफ्रीका में इनको सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोस कहते हैं और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये कहाँ होते हैं? उष्ण क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, आगे बात करते हैं 38वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल पर दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। गलत बात है। दिन प्रतिदिन वेदर परिवर्तित होता है। दिन प्रतिदिन वेदर परिवर्तित होता है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, तो ये गलत बात है। दिन प्रतिदिन वेदर परिवर्तन होता है, ना कि क्लाइमेट है। दूसरा स्टेटमेंट है किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तक उच्च वाष्प पर निर्भर करती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सिर्फ उच्च वाष्प पर भी निर्भर नहीं करती, और भी चीज़ों पर वहाँ की जलवायु डिपेंड करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है। तो कौन से ऑप्शन में दोनों पर गलत है? फोर्थ ऑप्शन में दोनों गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में इज राइट। बात करते 39 नंबर क्वेश्चंस की। हाँ, दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोत को पहचान करें। ऊर्जा के स्रोतों से हर बार एक न एक प्रश्न आता ही है। देखो, 2 स्टेटमेंट दे रखे। ये एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और बी है ये ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल का धरातल पर लाया जाता है। यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात की जा रही है। तो इसमें कौन सा है भैया, इसमें बताइए। देखो, यहाँ समझते हैं, ये एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो जो डीजल पेट्रोल गैस है, ये सब है क्या, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, एक बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा। तो प्राकृतिक गैस, तो जो प्राकृतिक गैस है वो भी क्या नाम है, ईंधन के साथ ही निकलती है। तो ये एक तरह से ये भी एक परंपरागत स्रोत की बात करते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन इज राइट होगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट आंसर इज द दूसरा, प्राकृतिक गैस। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप, चौथा एशिया।
तो भारत का 100 स्थान मैत्री अंटार्कटिका पे अवस्थित है। देखो अंटार्कटिका एक बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, बस एक रिसर्च के उद्देश्य से वहाँ पर रिसर्च स्टेशन लगाया जाता था। पहला स्टेशन था दक्षिणी गंगोत्री, और फिर दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। ठीक है, मैत्री को कब स्थापित किया गया था? 1989 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, बिल्कुल सही है। खनिज के रूप में इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, कुछ खनिज धात्विक भी होते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पूछा था, सही नहीं है, ये नोट लगा हुआ, तो इसलिए ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा 4th। ठीक है, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, ये बात गलत है। सभी खनिज अधात्विक भी होते हैं और धात्विक भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। ये मिलान वाला प्रश्न आ गया है। नर्मदा घाटी। देखो मिलान वाले प्रश्न में थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अगर आप एक जोड़ी भी सही से मिलान करते तो बाकी के ऑप्शन अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपको इजी लगता हो वो मिला। देखो आना तो सारे चाहिए, लेकिन जो आपको सबसे इजी लगे उसको पहले मिला दीजिए। तो नर्मदा घाटी का मिलान किससे होगा? आकेट और संग्रहण से होगा। आकेट और संग्रहण से होगा। ठीक है, अब बाकी का देखो, इसमें देख लीजिए किसमें पहला का दूसरा किसमें आ रहा है। पहला का दूसरा किसमें आ रहा है? देखो इसमें नर्मदा घाटी का मिलान होगा आकेट और संग्रहण से हो। तो अब देखो इसमें किसमें मिला हुआ? ए का दूसरा है, तो तीसरा आंसर इज राइट आंसर होगा। तीसरा आंसर, अरे यार, बयालीसवें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें एक स्टेटमेंट भी अगर आप मिलान कर देते हो ना, तो अब बाकी के अपने आप बन जाएंगे। तो नर्मदा घाटी क्या? आकेट और संग्रहण की बात करता है। ठीक है, और बज्जी आरंभिक गणतंत्र। ठीक है, गारो फाड़ियाँ कहाँ है? तो गारो फाड़ियाँ देखिए तीसरा ऑप्शन में, पहला का क्या होगा? दूसरा आकेट संग्रहण। ठीक है, इसी से मिला लीजिए आप। दूसरा बी ऑप्शन का कौन सा होगा? आरंभिक गणतंत्र होगा। और सी का कौन सा है? गारो फाड़िया 5वां। तो सी का गारो फाड़िया आरंभिक कृषि से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट डी का कौन सा है? तीसरा है, लगभग 2500 वर्ष पहले। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो कौन सा होगा? प्रथम नगर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा राइट आंसर तीसरा आंसर, नर्मदा घाटी आकेट संग्रहण, बज्जी आरंभिक गणतंत्र, गारो फाड़ियाँ आरंभिक कृषि, और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष, और सिंधु और सहायक नदी प्रथम नगर। सर तीसरा इज राइट आंसर। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो नर्मदा घाटी की बात करें तो यहाँ रहने वाले सबसे शुरुआती लोग कुशल शिकारी और एक साथ रहने वाले थे। ठीक है, ये मिलान हो गया। बज्जी आरंभिक गणतंत्र होता है। बज्जी एक गणतंत्र महाजनपद था और इसकी राजधानी वैशाली थी।
सबसे पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और कृषि का विकास शुरुआती समय में गारो पहाड़ियों के आसपास क्षेत्र में हुआ था और लगभग 2500 वर्ष पहले शहरों का विकास गंगा नदी के किनारों पर हुआ था और लगभग 4700 साल पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर कुछ सबसे पुराने शहर विकसित हुए थे। तो ये क्या प्रथम नगर थे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर दो स्टेटमेंट दे रखे, नीचे दो कथन ए बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए हैं। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और बी स्टेटमेंट में लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। क्या बात है। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उचित नहीं है समय के लिए क्योंकि सभी शासकों के समान विश्वास नहीं था और इस अवधि में एक साथ विभिन्न प्रकार के विश्वास मौजूद होते थे। ठीक है। और समय की अवधि में हुई ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के लिए सटीक तिथियां और समय के अंतराल को निर्दिष्ट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। वो तो आप आज भी देख ही रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा है? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों को धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। और बी स्टेटमेंट है लंबे समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना एक समस्यात्मक है। ये बात सही है। तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ए गलत है किंतु बी सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं भैया। इसमें कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों को उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए नए शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और बी स्टेटमेंट है राष्ट्रवादी विचारों के अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता। फिर से पढ़ते हैं। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव को उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषा के लोगों ने नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। ये बात सही है। दूसरा, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो देखो दोनों हैं लेकिन एक दूसरे को कोरिलेटेड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आएगा दूसरा ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या बी की नहीं करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन के। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ठीक है। देखो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में प्रश्न हर एग्जाम में आता है सीटेड वाले समाज विज्ञान वाले पोर्शन पे। तो प्राथमिक सोर्स यानी फर्स्ट सोर्स उनको कहते हैं जो कि डायरेक्टली किसी घटना से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो और सेकंड सोर्स ये होता है जो हमको किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त होते हैं जैसे किताबों से, चित्रों से या किसी के कहने से, इस तरह। तो इसमें इन्होंने आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में किसे एक प्राथमिक सोर्स माना गया है। तो ये एक मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को इतिहास का या मानव की समझ का प्राथमिक सोर्स माना गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था?
देखो, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को एक दो वैज्ञानिक हुए थे, स्कॉटिश मिशनरी और विलियम एडम्स कंपनी ने मौखिक स्कूलों में शिक्षा की प्रकृति के बारे में एक रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने देखा कि वही रिपोर्ट में कि शिक्षा बहुत ही लचीली है, छात्रों की मतलब स्थानीय आवश्यकता अनुसार, जैसे कि मतलब छात्रों की जो इच्छा है, उनकी सुविधा है, उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली थी, मतलब एक लचीलापन था। जैसे कि एक उदाहरण है छात्रों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होता था। जैसे एक उदाहरण लेकर लें तो कटाई के समय कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी, जब ग्रामीण बच्चे अक्सर खेतों में काम करते थे। तो जब कटाई पिटाई का काम चलता था तो पढ़ाई नहीं होती थी, और बाकी के समय में वर्ष भर क्लासें चलती है। तो बात यही है कि इसमें कौन सा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब खेतों में काम करते थे तो उस समय नहीं पढ़ाया जाता था, बाकी साल भर पढ़ाया जाता था ब्रिटिश काल से पहले। ठीक है, तीसरा आंसर इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नीचे दो कथन ए बी 18-19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उद्योग के संदर्भ में है। दो स्टेटमेंट है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे, और 20 स्टेटमेंट है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को ये बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय के एक अलग राष्ट्र था। तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को ये बोध करा गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए गलत है, किंतु बी सही है। तो इसे फोर्थ आंसर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है किससे है? ये इजी क्वेश्चन है। बिफोर क्वेश्चन एरा, बिफोर कॉमन एरा, तो यही है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, बिफोर कॉमन एरा किसको कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा को समझ लेते हैं। BC और C आमतौर पर सन को संदर्भित करता है, और वर्ष AD BC के समान ही है। यही है कि ईसा पूर्व को आमतौर पर सामान्य युग से पहले, और C का अर्थ सामान्य युग से समझा जाता है। हालांकि संक्षिप्त रूप में ईसा युग को रूप में फिर से व्यक्त करना संभव है। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना होती है उधर बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और जो बात की है उसको ईसवी कहते हैं। जो वर्तमान में चल रहा है वो तो चल ही रहा, उसको ईसवी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे जानते हैं हम कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे? तो इसमें क्या उस समय में की कृति में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। फोर्थ ऑप्शन में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो ये आंसर इज अ राइट आंसर, सेकंड होगा। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पुरापाषाण अवधि के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे पाए गए हैं। पुरापाषाण काल को पाषाण काल भी कहते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? भाई ये कैसे हुआ था? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। बात सही है, ये ऐसा हो सकता है। जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी बात सही है। हो सकता है जंगलों पेड़ों की कटाई से भी पतन होता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ये बात में थोड़ा संदेह, इसको थोड़ा रहने दीजिए, क्योंकि अगर बाढ़ आती तो किसी एक क्षेत्र को तबाह करती,
पूरे क्षेत्र को नहीं करती। और डी ऑप्शन है संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ये बात सही है। अगर नदियाँ सूखती तो पर्टिकुलरली पूरी सूखती, तो ये भी सही है। तो क्या होगा, ए बी डी। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्ति बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म में जो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ था, वही बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। दूसरा ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। महायान बौद्ध धर्मों के तहत मथुरा में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई और अन्य तक्षशिला में भी गई, मथुरा में भी बनाई गई और तक्षशिला में भी बनाई गई महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की 52वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। दोनों की मतलब एक जैसी कंडीशन किस उसमें थी, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसका है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दोनों के साथ में यही कंडीशन थे, दिल्ली से बंगाल के बीच से जो दूर प्रांत थे उनका नियंत्रण कठिन था। दोनों के साथ, खलजी और तुगलक के साथ, दोनों के साथ प्रशासन में यही कंडीशन थी। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन देखना है। पहला है समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। और तीसरा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। ये बात सही है तीसरी। और जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर, ये बात भी सही है। और समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, ये बात भी सही है। तो इसमें इन्होंने पूछा कौन सा कथन गलत है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन गलत है, तो दूसरा क्वेश्चन इज ये राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। ठीक है, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा था, ये गलत स्टेटमेंट है। लिखित नहीं रखा था, मौखिक ही था। ये तीनों सही है, बट गलत कौन सा है, दूसरा। तो लेकिन आंसर क्या होगा, दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। 1857 के बाद मतलब क्या रहा, तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी ने क्या निर्णय लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेटर से संभाला जा सके। ये बात बिल्कुल राइट है। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों को भर्ती करे, ये गलत है। और भूमिहीन तत्व किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर और दृष्टिकोण तथा संपत्ति अधिकार की सुरक्षा करके। तो पहला ऑप्शन ही राइट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के सारी अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दी थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, और ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से बात की जा सकते हैं। जो विद्रोह के कारण थे उन पर एक समाधान करके सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए थे, क्योंकि कंपनी मनमर्जी कर रही थी 1857 क्रांति के बाद। ठीक है, 55वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, नोट। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और जनता का मतदान का अधिकार। तो जनता को मतदान का अधिकार तो रहता ही है, ये बात सही है। ठीक है,
मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये बात भी सही है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये बात भी सही है। जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ऑप्शन इज तीसरा राइट होगा, क्योंकि ये निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इन्होंने नहीं वाला प्रश्न था, तो ये जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता है, बल्कि हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो राइट थर्ड ऑप्शन। भारत के किस क्षेत्र को, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। और लद्दाख को क्यों कहा जाता है? लद्दाख को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कभी छोटा तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बती संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित है। ठीक है, बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न की। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या इन्होंने अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली के बारे में पूछा है। तो निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के प्रावधान को निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के प्रावधान को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी लोग जब एक निचली अदालत में अपने जजेस से मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, उनको सही न्याय नहीं मिलता है, तो लोग उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। तो उसको पौनवार्षिक प्रणाली कहते हैं या अपील प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो इन्होंने इसमें नहीं है पूछा है, इसमें कौन से में नहीं है प्रायद्वीपीय पठार का उदाहरण? ये उत्तरी मैदान में दक्षिण में स्थित है, ये है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, ये भी है। ठीक है, ये कोयला एवं लोहा इसके जैसे खनिज प्रचुरता है, और तो ये भी है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा नदियाँ मौजूद है, तो ये नहीं है, इसका उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महानदी और कृष्णा पठार में पूर्व की ओर बहने वाली और कुछ नदियों में से है, और बंगाली खाड़ी में समाहित होती है। पूर्व की ओर बहती है, इन्होंने पश्चिम की ओर बताया था, तो नहीं है वाला। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन जो राइट आंसर। बात करते हैं 59वें नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? एक, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। नंबर 2, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है, और गोबी मरुस्थल इसे महाद्वीप में स्थित है। और फोर्थ है, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग कर। तो दोस्तों, अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा यही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 60वें नंबर प्रश्न पर। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है भैया? देखते हैं। पहला है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये
प्रीवियस पेपर पसंद आया होगा। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान वाले विषय में 60 प्रश्न होते हैं, यानी कि 90 नंबर तक रहेंगे। आज अपन 30 प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। आगे इस नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। देखते रहिए साधना शिक्षा और बने रहिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।